हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर स्पेशल वर्कशीट 6 हम लेकर आ चुके हैं। और आज के महत्वपूर्ण 70 प्रश्न जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग मिस मत कीजिए। आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हम करेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इन्हें करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित शब्द रेखांकित का सर्वनाम भेद है, बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से मेरे साथ करते जाइए। निजवाचक सर्वनाम है ये, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है बताइए। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद यानी क्या, ये जो है, जो क्या है ये रेखांकित किया हुआ है, ये कैसा सर्वनामिक शब्द है? जल्दी बताइए। निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, या निश्चयवाचक है? कौन सा है ये है आपका प्रश्नवाचक। क्या प्रश्नवाचक चिन्ह को दर्शाता है, इसीलिए ये जो शब्द है ये कैसा हो जाएगा? सर्वनाम भेद। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भेद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है, यानी आधा लीटर, ये आधा लीटर को रेखांकित किया हुआ है। अब ये बताना है ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक है? बताइए। क्या गुणवाचक है ये? गुणवाचक तो नहीं है क्योंकि कोई गुण नहीं बता रहा। संख्यावाचक नहीं, जितनी भी लीटर मीटर वाली वस्तुएं होती हैं उसको हम संख्यावाचक में नहीं रखते, ठीक है। तीसरा है सार्वनामिक, सार्वनामिक भी नहीं है। क्या बचता है? परिमाणवाचक। तो जितना भी लीटर मीटर किलो ये सब है, ये किस में आता है? ये परिमाणवाचक में आता है। तो ये कैसा विशेषण है? ये परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नल बूंद बूंद टपक रहा है। अब इसमें बूंद बूंद को क्या किया हुआ है? अंडरलाइन किया हुआ है। इसको बताना है कि ये क्या है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है? बताइए। देखिए, नल क्या है? नल है संज्ञा। और टपकना क्या है? टपकना है क्रिया, ठीक है। और क्रिया की क्या विशेषता बताई जा रही है? कैसे टपक रहा है नल? बूंद बूंद टपक रहा है। तो क्या हो गया ये? बताइए जल्दी, क्या हो गया? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, या सर्वनाम? यहाँ सिंपल क्या हो गया? क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए जो बूंद बूंद हो गया वो क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है, ये एक वाक्य है। अब इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या द्विकर्मक क्रिया है? ये ना तो द्विकर्मक क्रिया है ना ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अब हमारे पास दो क्रिया रह जाती है, एक होती है सकर्मक और दूसरी है अकर्मक। क्या आपको यहाँ पर कर्म दिखाई दे रहा है? सेंटेंस में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। अगर कर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो जो क्रिया का फल गिरेगा वो किस पे गिरेगा? सीधे कर्ता पे गिरेगा। और जहाँ क्रिया का फल सीधे कर्ता पे गिरता है वहाँ क्रिया कैसी होती है? वहाँ क्रिया अकर्मक होती है, ठीक है। या क्या कहने पर क्या कहने पर अगर आंसर मिलता है, जैसे सुमित क्या कर रहा है? सुमित क्या कर रहा है, क्या कहने पर अगर आंसर मिलता है तो वो कैसी क्रिया होगी? वो अकर्मक क्रिया होगी। क्रियाओं को पहचानने के कई तरीके होते हैं। जो तरीका हमारी सबसे ज़्यादा समझ में आ जाए या जो तरीका हमारे दिमाग में बैठ जाए वही हमारे लिए बेस्ट होता है। मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक तो हम कर्म ढूंढेंगे, ठीक है। अगर कर्म नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया है, कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया है। दूसरा, क्रिया का फल अगर कर्म पर गिर रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। अगर क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर गिर रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। दूसरा, अगर क्या कहने पर आंसर मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। या अगर किसको या किसका कहने पर आंसर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। अब जैसे आपको आसान लगे याद रखना, सकर्मक और अकर्मक क्रिया आप वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम वाच्य आगे पढ़ेंगे,
तब इनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अभी लास्ट सीरीज में हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, है ना। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं बताइए जल्दी। 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, ठीक है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 97। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? एक नीचे वाक्य दिया हुआ है, उसमें हमें कुछ अव्यय फिट करना है। तो हम देखते हैं कौन से वाक्य से किस अव्यय से कंप्लीट हो जाएगा। आज धन डैश कोई नहीं पूछता। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। आज धन के साथ कोई नहीं पूछता। आज धन तक को कोई नहीं पूछता। आज धन कहाँ कोई नहीं पूछता। तो ये गलत है। तक को भी नहीं आएगा, साथ भी नहीं आएगा। अब क्या रह गया हमारे पास? के बिना। तो सेंटेंस हमारा जो बनेगा वो कैसे बनेगा? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। जी हाँ, बिल्कुल हकीकत है। अगर हमारे पास आज धन है तो हमें सब पूछेंगे, और अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पैसा अगर हाथ में आ जाए तो सब ये पूछने के लिए जुगाड़ में लगे रहते हैं कि ये पैसा आया तो आया कहाँ से और हमें कैसे मिल सकता है ना। हकीकत तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है? अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला। बताइए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर हमसे रिलेटेड या अपने किसी निजी चीज़ से रिलेटेड कोई बात की जाती है। तो यह मेरी निजी पुस्तक है, ये तो नहीं हो सकता। आज अपनापन कहाँ है? ये भी नहीं है। अपनों से क्या छुपाना? ये भी नहीं है। लेकिन आप भला तो जग भला, यानी दो वाक्य हैं, 2 सेंटेंस या 2 शब्द कह सकते हैं जिनको कंप्लीट किया जा रहा है, जिससे वाक्य को कंप्लीट किया जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिव का विशेषण क्या है? बताइए शिव का क्या विशेषण है? कौन बताएगा? शिव का विशेषण क्या है? शिवेश है, शंकर है, शैव है या शैल है? क्या है शिव का विशेषण? जल्दी से बताइए कि क्या होगा शिव का विशेषण। शिव का विशेषण होगा शैव। क्या होगा शिव का विशेषण? शिव का विशेषण होगा शैव, न शिवेश, न शंकर, न शैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है? कौन सी क्रिया है यहाँ पर? प्रेरणार्थक क्रिया है? नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया में कार्य दूसरे से कराया जाता है। द्विकर्मक जहाँ पर 2 क्रिया प्रयोग की जाती है उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, लेकिन यहाँ तो क्रिया एक ही है, तो ये भी नहीं है। पूर्वकालिक या संयुक्त, अब 2 बचते हैं हमारे पास ऑप्शन। बताइए कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर जो क्रिया है वो है हमारी संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? बहुत आसान है अपादान कारक की विभक्ति। अपादान मतलब किसी चीज़ का किसी से अलग होना, है ना। तो कर्ता ने, ये तो हो गई कर्ता की विभक्ति। कर्म को, ये हो गई कर्म की विभक्ति। संप्रदान के लिए, ये संप्रदान की विभक्ति। अपादान से अलग होने के लिए, अपादान से अलग होने के संबंध में, यानी अपादान की जो विभक्ति हो गई वो कौन सी हो गई? वो से विभक्ति हो गई। अगर आप लोग ये पूरा जो मैंने आपको लिस्ट दी थी कारक चिन्ह की और कारक की विभक्ति की, अगर आप उसे याद कर लेंगे तो कभी जीवन में आप उसे भूल नहीं सकते, और एक राइम की तरह उसे रट डालिए, उसे याद कर लीजिए, जिससे कभी आपके मन में कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। कैसा भी आप फटाफट आंसर देंगे कारक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए।
ऐसा शब्द जब वो वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं, उसे पद कहते हैं या उसे समास कहते हैं। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तब उसको हम पद कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। यानी हमें क्या भरना है? इसमें कोई एक भाववाचक संज्ञा भरनी है। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं, लेकिन कौन सी फिट आएगी वो देखनी है। देख लेते हैं। उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में है। क्या होगा आंसर? उसकी आंखों में है, उसकी बालों में है। उसकी और बालों, तो ये तो गलत हो गया। उसकी हंसी में है, उसकी मुखमंडल में है, तो उसकी और मुखमंडल ये भी अलग हो गया, है ना। अब बच गए हमारे पास दो, आंखों और हंसी। तो अब बताइए दोनों में से क्या आ सकता है आंसर? और दोनों में आंसर दोनों ही अगर आप लिखेंगे तो दोनों बेटर होंगे, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा वो हमें देखना है यहाँ पर, है ना। अब हमारे पास ऑप्शन 2 रह गए। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट होगा वो देखना है। तो उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है। क्या सौंदर्य कभी खाली आंखों में होता है? नहीं होता ना। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन होगा हंसी। तो उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। इसका मतलब उसकी शक्ल चाहे जैसी भी है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है या थोड़ा सा मुस्कुरा देता है तो सारा सौंदर्य निकल कर आता है। कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति काला है, गोरा है या उसकी शक्ल कैसी है, लेकिन उसकी हंसी से उसका सौंदर्य निकल कर आता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा? सी ऑप्शन राइट है। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। उसके हंसने से ही वो खिल उठता है ना। नेक्स्ट देखो, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं? बताइए। देखिए विशेषण तो ये हो गए, सबके विशेषण ये हो गए। अब विशेष्य क्या होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है? तो विशेष कौन कौन से हो गए? एक तो घर हो गया, एक आदमी हो गया और वस्त्र हो गया। इन्हीं तीनों की विशेषता बताई जा रही है ना। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, को किस कारक की विभक्ति है? फिर से कारक आ गया, बताइए। कर्ता ने कर्म को, तो को किस कारक की विभक्ति हो गई? ये जो को है किस कारक की विभक्ति हो गई? कर्म की विभक्ति हो गई, है ना। देखने से पता चल गया। याद थी हमें टेबल, हमने झट से बोला और फट से आंसर आ गया। आप लोगों का आंसर आ गया ना। कर्ता ने, तो कर्ता की विभक्ति कौन सी हो गई? ने। कर्म को, तो कर्म की विभक्ति कौन सी हो गई? को। अपादान की विभक्ति से, अलग होने के संबंध में, ठीक है। और संबंध काकी के, रारी रे, ठीक है। समझ में आया? तो कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन हो गया डी राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? बताइए किस वाक्य में है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। यहाँ पर से क्या है? ये कुल्हाड़ी की हेल्प से वृक्ष काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्ता ने कर्म को करण हो जाएगा, ठीक है। और वह भूख से बेचैन है। किससे बेचैन है? भूख से बेचैन है। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरने के बाद अलग हो गया ना पेड़ से, है ना। पेड़ ऊपर रह गया, लड़का नीचे आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो से विभक्ति है ये अपादान कारक को दर्शाती है, अलग होने के संबंध में, है ना। चौथा भी देख लेते हैं, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। अब साधुओं की संगति से यानी साधुओं के साथ रहने से बुद्धि सुधरती है, साधुओं से अलग होने से नहीं। तो यहाँ पर अलग होने का संबंध किस में बताया जा रहा है? केवल सी ऑप्शन में बताया जा रहा है। लड़का पेड़ से गिरा, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसमें अपादान कारक दर्शाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए नीचे 4 वाक्य दे रखे हैं और इसमें से बताना है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है। कोई बता सकता है
कौन सी अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है। भाई रामू खाना खाएगा तो असर किस पे पड़ेगा? खाने पे पड़ेगा, खाना खत्म हो जाएगा। तो ये कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक हो गई। ठीक है। या मैंने पूछा रामू क्या खा रहा है? रामू खाना खा रहा है। चालक गाड़ी चलाता है। चालक क्या चला रहा है? यहाँ पर कर्ता भी है, कर्म भी है कि नहीं? है ना, कर्ता भी है, कर्म भी है। अगर चालक गाड़ी चलाएगा तो असर किस पे पड़ेगा? असर गाड़ी पे पड़ेगा कि गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखिए, श्याम हंसता है। श्याम हंस रहा है, क्या इसमें कर्म है? नहीं है। दूसरी बात, श्याम अगर हंसेगा तो फर्क किस पे पड़ेगा? श्याम पर ही पड़ेगा। ठीक है, किसी और पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो ऑप्शन हमारा हो गया वो सी राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। माँ स्वेटर बुनती है। माँ क्या बुन रही है? माँ स्वेटर बुन रही है, लेकिन जब वो स्वेटर बुनेगी तो स्वेटर कैसा हो जाएगा? स्वेटर बड़ा हो जाएगा बुनते बुनते। तो असर किस पे पड़ेगा बुनने का? स्वेटर पे पड़ेगा, माँ पे तो नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना, तो ये भी कैसी क्रिया हो जाएगी? ये भी सकर्मक हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन हमारे पास रह गया? एक, केवल सी ऑप्शन रह गया, जहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्म ही नहीं है। अगर कर्म नहीं है तो हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? जब कर्म होता तो हम देखते कि असर किस पे पड़ रहा है। अब जब कर्म ही नहीं है तो असर तो कर्म पे पड़ेगा ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट 17 प्रश्न थे, जिन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से एक एक दो बार देख लीजिएगा। ये प्रश्न पेपर में बहुत आते हैं और हर बार आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आज की ये सीरीज़ हमारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। कल हम अपने कंटेंट के साथ मिलेंगे, टॉपिक ख़त्म करते जाएंगे और ऐसे ही सीरीज़ हमारी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कल तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।